नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर खबरों का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। आज की अगर बात की जाए 26 अप्रैल की तारीख लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण, 13 राज्य 88 लोकसभा सीटों पर आज दिन भर वोटिंग हुई है। अंतिम आंकड़े आना अभी बाकी है, लेकिन पहले दौर के 19 अप्रैल के मतदान के मुकाबले अगर आज के दौर की बात की जाए, आज की वोटिंग की बात की जाए, तो अपेक्षाकृत बेहतर आंकड़े अभी तक सामने आए हैं और अब इसके और अभी आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। गर्मी दिन भर रही मौसम की, लेकिन प्रचार की गर्मी भी लगातार दिखाई पड़ती रही है। प्रधानमंत्री हो या फिर सभी दलों के तमाम स्टार प्रचारक, हर कोई अपने अपने तरीके से जनता को अगले चरण के लिहाज से लुभाने के लिहाज से, रिझाने के लिहाज से आज भी लगा रहा। तो अपने आप में चुनावी प्रचार कैसा रहा, ये हम आपको दिखाएंगे विस्तार से खबर, और कौन कौन से मसले और मुद्दों को लेकर आज भी लगातार दिन भर घमासान मचा रहा। इसके अलावा जब वोटिंग आज हो रही थी दूसरे दौर की, तो सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आई। वो खबर थी ईवीएम के नतीजों को वीवीपैट की पर्ची के साथ में 100% मिलान किया जाना चाहिए या नहीं। ये याचिका दाखिल की गई थी, जिसको कि आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही सख्त टिप्पणी भी की है ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को लेकर। इस मसले पर करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों की 100% मिलान की मांग वाली सभी याचिकाएं की खारिज। बैलेट पेपर की मांग भी ठुकराई। पीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा सुप्रीम कोर्ट ने मतपेटियां लूटने वालों को दिया तगड़ा झटका। बीजेपी ने खोली कांग्रेस के दावों की पोल। 2009 में मुस्लिमों को प्राथमिकता देने वाला तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जारी किया बयान। प्रधानमंत्री ने कहा देश में धर्म के आधार पर आरक्षण लाना चाहती है कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 88 लोकसभा सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत 1202 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में हुई बंद। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार हुआ और तेज। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल और बिहार में विपक्ष पर साधा निशाना। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का लगाया आरोप। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक और अमित शाह ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया चुनावी प्रचार। जनता को बताई मोदी सरकार की उपलब्धियां। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीजापुर में चुनावी रैली को किया संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी की बौद्ध धर्म में आस्था पर सवाल उठाने के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे घिरे। भारतीय बौद्ध संघ के अध्यक्ष ने मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी की निंदा की। महात्मा बुद्ध की अनदेखी पर कांग्रेस का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में सीबीआई ने कई स्थानों पर की छापेमारी। बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद। संदेशखाली में यौन शोषण मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को 2 लाख से अधिक छात्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न करा पाने को लेकर लगाई फटकार। कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने निजी हित को दी है प्राथमिकता। तो आप देख रहे हैं तभी इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग को लेकर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। साथ ही बैलेट पेपर की मांग को लेकर भी दर्ज याचिका को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने इस फैसले से ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट की पर्चियों से 100% मिलान की मांग को झटका लगा है। ऐसे में इस फैसले के सामने आने के बाद से प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। इस फैसले को लेकर क्या कह रही हैं राजनीतिक पार्टियां और क्या है पूरा फैसला, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के वोटों का वीवीपैट पर्चियों से 100% सत्यापन की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी, जिससे ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को बड़ा झटका लगा है। बिहार के अररिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईवीएम को लेकर विपक्ष के दुष्प्रचार पर कटाक्ष किया।
उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को गहरा झटका दिया है। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। सर्वोच्च अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा ने कहा कि एक बार फिर इंडी गठबंधन कटघरे में है। ईवीएम मशीन पर आरोपों को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विपक्ष जब जब चुनाव हारता है तो मशीन पर सवाल उठाता है। ईवीएम मशीन से ही वो कर्नाटक में जीतते हैं कांग्रेस पार्टी, ईवीएम मशीन से ही वो हिमाचल प्रदेश में जीतते हैं, तेलंगाना में जीतते हैं, टीएमसी जीतती है बंगाल में, वही मशीन होती है। जब जीतते हैं तब तो ठीक है, और जब हारते हैं तो ईवीएम पे आरोप लगाते हैं। कांग्रेस कह रही है कि अभी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पढ़ रही है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा पैदा करना इस देश की संस्थाओं का कर्तव्य है। हमने वो अभी ऑर्डर पूरी तरह से स्टडी नहीं किया, हमारे कानूनी विशेषज्ञ उस ऑर्डर को पढ़ रहे हैं। रही बात चुनावी प्रक्रिया की, तो चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा इस देश के एक एक वोटर का स्थापित करना सरकार का, विपक्ष का, मीडिया का और चुनाव आयोग का कर्तव्य है। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की 2 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से ये फैसला सुनाया है। साथ ही बैलेट पेपर से चुनाव की मांग भी खारिज कर दी। वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। पहला ये कि सिंबल लोडिंग प्रोसेस पूरा करने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील किया जाना चाहिए और इसे 45 दिन तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए। साथ ही नतीजे में दूसरे और तीसरे नंबर पर आए उम्मीदवार चाहे तो परिणाम आने के 7 दिन के भीतर दोबारा जांच की मांग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में इंजीनियरों की एक टीम द्वारा माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी की जांच की जाएगी। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अपने फैसले में सख्त टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि पिछले सालों में एक चलन सामने आया है कि कुछ तत्व निहित स्वार्थ से देश की उपलब्धियों को कमजोर करने, उसे कमतर आंकने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कोई भी अदालत इसकी इजाजत नहीं देगी। मुझे इस मामले में याचिकाकर्ता संगठन की नीयत पर शक है। कोर्ट के फैसले के बाद याचिकाकर्ता और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि उनकी दलील थी कि ये ईवीएम में एक ऐसी मेमोरी होती है जिससे छेड़छाड़ की जा सकती है। वहीं इस मामले के विशेषज्ञों का कहना है कि बर्न मेमोरी में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। ईवीएम यूनिट्स की बर्न्ड मेमोरी को एग्जामिन करने का नंबर 2 या नंबर 3 कैंडिडेट दरखास्त दे सकता है और उसको फिर एक टेक्निकल टीम एग्जामिन करेगी, लेकिन उसका खर्चा उस कैंडिडेट को देना होगा जो उसकी मांग करता है। बर्न मेमोरी वही मेमोरी होता है जो वोटिंग इंफॉर्मेशन जो उसमें स्टोर्ड होते हैं और उसको छेड़छाड़ किया नहीं जा सकता है क्योंकि वो एक ही बार प्रोग्रामेबल होता है। आम चुनाव की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी स्पष्ट किया था कि ईवीएम में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने कहा था कि 40 से ज्यादा बार इस देश के सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट ने ईवीएम पर याचिकाओं पर सुनवाई की और हर बार चुनौती को कोर्ट द्वारा खारिज किया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि ईवीएम पर संदेह करने की बहस खत्म हो जानी चाहिए। ऋषि कुमार के साथ जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो अपने आप में ईवीएम को लेकर कई प्रकार के सवाल रहे हैं, कई प्रकार की वीवीपैट को लेकर शंकाएं रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एक तरीके से उस पर संपूर्ण विराम लगा है। हम कुछ तथ्यात्मक या कहा जाए बेसिक चीज़ों से समझाने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की अगर बात की जाए तो मुख्य तौर से इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंट्रोल यूनिट, दूसरा वीवीपैट और ईवीएम। हम सब जानते हैं, जिन्होंने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू वोटिंग की है, किसी भी व्यक्ति को इस मशीन को ईवीएम पे अपने चुनिंदा प्रत्याशी के लिए बटन को दबाना होता है। उसके अलावा वीवीपैट की जो पर्ची है वो इस वाली मशीन के इस हिस्से में यहाँ दिखाई पड़ती है और कंट्रोल यूनिट एक तरीके से जो मतदान कराने वाले अधिकारी होते हैं उनके पास होती है और ऐसे में वो अधिकृत करते हैं कि एक व्यक्ति जाए और उसके बाद में वो वोट करे। तो एक तरीके से बेसिक सी चीज़ है
ईवीएम जिसमें कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और ईवीएम होती है और इसका किसी बाहरी डिवाइस से कोई कनेक्शन नहीं होता, इसलिए भी लगातार ये कहा जा रहा है कि इस प्रकार की शंका निर्मूल है। तो बेसिक चीज ये थी। इसके अलावा कौन से ऐसे तथ्य हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। कैसे काम करती है ईवीएम, वीवीपैट जुड़ी होती है कंट्रोल यूनिट के साथ, जिसको तस्वीर के माध्यम से हमने आपको दिखाया, और ये तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड होती हैं। ईवीएम में बटन दबाते ही बीप की एक आवाज आती है जो इस बात को सुनिश्चित करती है कि आपका वोट पड़ गया है। इसके साथ साथ वीवीपैट में दिखती है पर्ची जिसे दिया है आपने वोट, यानी कि वो हिस्सा वीवीपैट का जहां पे ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको पर्ची दिखाई पड़ती है, जिस व्यक्ति को आपने वोटिंग किया है उसका नाम होता है और उसका पार्टी का सिंबल भी उस पर दिखाई पड़ता है। करीब 7 सेकेंड तक वो पर्ची विजुअल होती है, दिखाई पड़ती है। उसके बाद वो पर्ची वहां से एक अलग बॉक्स में चली जाती है और वीवीपैट की पर्ची जमा हो जाती है एक सील बॉक्स में जो कि उसके नीचे लगा हुआ, और वहां पर वो पर्चियां इकट्ठी होती रहती हैं। तो ये एक व्यवस्था है। वीवीपैट की पर्ची मतदाता अपने साथ नहीं ले सकता क्योंकि ये मतदान गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए है। ऐसे में उस पर्ची को ले जाने की व्यवस्था नहीं है। आप देख लीजिए, सुनिश्चित हो जाइए, उसके बाद में आपको जाना होगा। वो पर्ची आप नहीं ले जा सकते। कब शुरू हुआ वीवीपैट का इस्तेमाल, क्योंकि यह भी काफी जरूरी है। जब ईवीएम की शुरुआत हुई थी तो सबसे शुरुआत से उस समय से वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं होता था। ईवीएम पहले शुरुआत हुई, वीवीपैट उसके बाद में जुड़ी। कब आके जुड़ी इसका हम जिक्र करते हैं। विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए वीवीपैट को ईवीएम के साथ जोड़ा गया ताकि जो वोटिंग करने जाने वाला आम व्यक्ति है उसका विश्वास बहाली ईवीएम पे हो सके और भरोसा रह सके कि हाँ, उसने जिसको वोट दिया उसकी पर्ची दिखाई पड़ी और उसका वोट सुनिश्चित हो सके। ये हुआ। इसके अलावा 2013 में नागालैंड के विधानसभा चुनाव में पहली बार वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ में वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। कुछ और तथ्यों को जल्दी से आपको दिखाते हैं। क्या होती है सिंगल लोडिंग यूनिट, क्योंकि इसका जिक्र भी आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आया है। वीवीपैट पे राजनीतिक दलों की सिंबल को अपलोड करने की मशीन को सिंबल लोडिंग यूनिट कहते हैं। उसके माध्यम से उसको दर्ज किया जाता है। जल्दी से अगले तथ्य पे अगर हम आए, अधिकृत इंजीनियर सीरियल नंबर और प्रत्याशी का नाम उसमें अंकित करते हैं, रजिस्टर करते हैं, जिसके प्रोग्रामिंग के आधार पर वो वीवीपैट काम करता है। सिंबल लोडिंग यूनिट से वीवीपैट में डेटा डालने के बाद ही वो एक तरीके से पर्ची निकलती है। अगर ये डेटा उसमें ना हो तो वो पर्ची ना दिखाई पड़ेगी, ना उसका प्रिंट निकलेगा और ना ही वो एक तरीके से विश्वसनीयता का उतना पैमाना आगे बढ़ पाएगा। पर्ची पर प्रत्याशी का नाम और सिंबल होता है प्रिंट, मतदाता एक तरीके से वेरीफाई कर पाता है। तो ये विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए, विश्वास बहाली के लिए एक व्यवस्था को चुनाव आयोग के माध्यम से किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो अभी आज के फैसले से जुड़े हुई पूरी सुनवाई के समय में आए थे। सुप्रीम कोर्ट का सवाल था, वीवीपैट से निकली पर्ची वोटर को क्या दी जा सकती है। इस पर चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिया गया कि गोपनीयता से समझौता होगा अगर पर्ची दे दी जाएगी। साथ ही साथ दुरुपयोग का डर है, क्योंकि पर्ची लेकर जब वो बाहर जाएगा तो उस पर्ची का क्या दुरुपयोग होगा, किस तरीके से इस्तेमाल होगा, इसको लेकर भी शंकाएं हैं। अगला सवाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से था कि सिंबल लोडिंग यूनिट की क्षमता क्या होती है। तो दो जो कंपनियां एक तरीके से ईवीएम बनाती हैं, ECIL, उसके पास 1904 सिंबल लोडिंग यूनिट है। इसके अलावा बेल के पास अगर बात की जाए तो 3154 सिंबल लोडिंग यूनिट हैं, जिनके माध्यम से इस प्रकार की व्यवस्थाओं को किया जाता है। यह तथ्य सुप्रीम कोर्ट में रखा गया उस बहस के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरी बात को सुन रहा था। क्या बारकोड से काउंटिंग नहीं हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उस पर्ची पे हम कोई बारकोड लगाएं जिसकी जरूरत पड़ने पे हम काउंटिंग कर सकें। तो अभी चुनाव आयोग ने कहा है कि ये जो पर्चियां हैं ये काफी छोटी होती हैं और ये एक तरीके से चिपचिपी होती हैं। ऐसे में इस मौजूदा चुनाव में इस पर कोड के माध्यम से गिनती संभव नहीं है। इस बात का जिक्र चुनाव आयोग के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान किया गया। सवाल यह भी उठा कि कितने स्ट्रांग रूम बनाए जाते हैं लोकसभा के आधार पर। अगर देखा जाए तो प्रत्येक लोकसभा के क्षेत्र में करीब 8 जो स्ट्रांग रूम बनाए जाते हैं और विधानसभा का जब चुनाव होता है तो वहां पर 1 से 2 स्ट्रांग रूम बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। इस बात का जिक्र भी चुनाव आयोग ने किया। अगला सवाल था कि 1 मिनट में लगभग कितने वोट पड़ सकते हैं। तो लगभग 4 या उससे कम वोट ही 1 मिनट में पड़ पाएंगे। इस बात का चुनाव आयोग ने वहां पे जिक्र किया। ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोप लगातार लग रहे हैं, इसमें कितनी सत्यता है, यह सवाल सुप्रीम कोर्ट ने जब चुनाव आयोग से किया तो उन्होंने कहा कि यह सब निर्मूल है, पूरी तरीके से निराधार है, इसमें कोई सत्यता नहीं है और ये अपने आप में राजनीति से कहा जाए या पूर्वाग्रह से एक तरीके से संबंधित सवाल है जो कि कहीं भी स्थिरता इस पे होती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को सही माना है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। 22 नवंबर 2018 को मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने एक याचिका को खारिज किया था, क्योंकि यह मौजूदा मामला नहीं, इससे पहले भी कई बार सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर ईवीएम वीवीपैट का मामला गया है और हर बार यह खारिज हुआ है। 2018 का हमने जिक्र किया, उसके अलावा 2019 को भी
लोकसभा चुनाव से पहले 21 विपक्षी दलों ने दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। उस अर्जी पर सुनवाई के बाद भी, तमाम सवाल जवाब के बाद में वो खारिज कर दी गई थी। 30 सितंबर 2022 को भी सुप्रीम कोर्ट ने एक और याचिका खारिज कर दी थी और याचिका लगाने वाले पर जुर्माना भी लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने लगातार हर बार सुना है, लेकिन हर बार ये मामला खारिज हुआ है। एडीआर, जो कि अपने आप में तमाम इलेक्शन से जुड़ी प्रक्रियाओं को करने के लिए एक निजी संस्था है, उसने जुलाई 2023 में वोटों के मिलान की याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया था सुनवाई के बाद में, और पूरी प्रक्रिया एक तरीके से चली थी। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो 15 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के दुरुपयोग से संबंधित एक और याचिका को खारिज किया। और मौजूदा लिहाज से अगर बात की जाए तो 26 अप्रैल, हम आज की बात करें 2024 की, सुप्रीम कोर्ट ने आज भी ईवीएम के मामले वीवीपैट के साथ मिलान और उसकी पूरी तरीके से काउंटिंग करने को बात जो थी उसको एक तरीके से खारिज कर दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट में कई बार मामला गया, लेकिन हर बार ये सुनवाई के बाद खारिज हुआ है। ईवीएम का पुराना विवाद रहा है, उसमें अगर देखा जाए तो राजनीतिक दल लगातार इस पर सवाल उठाते रहे हैं। 13 राजनीतिक दलों ने ईवीएम हैक करने का एक तरीके से आरोप लगाया था कि साहब ये हैक हो जाती है, अपने आप में विश्वसनीय नहीं है। उसके बाद में 12 मई 2017 को चुनाव आयोग ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और ईवीएम हैक करने की चुनौती दी थी। 7 राष्ट्रीय दल, 48 राज्य स्तर के दल और तकनीकी विशेषज्ञों को चुनाव आयोग ने बुलाया था और कहा था कि साहब आप आइए, सबके सामने हमारी ईवीएम को हैक करके दिखाइए, लेकिन कोई ऐसा नहीं कर पाया। आयोग ने 20 मई 2017 को ईवीएम हैक की चुनौती दी। विपक्ष एक तरीके से बातें करता रहा, कई राजनीतिक दल, लेकिन उसको हैक करने के लिए कोई आगे नहीं आया, सिवाय 2 दल के। 2 दल आगे आए थे, उनका भी हम जिक्र करते हैं, जिसमें राष्ट्रीय क्रांतिकारी पार्टी और उसके अलावा सीपीआईएम शामिल हुए थे। लेकिन ऐसा कोई दावा जो वो कर रहे थे उसको वो पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि वो हैक मशीन नहीं कर पाए। तो अपने आप में चाहे सुप्रीम कोर्ट की दहलीज हो या फिर चुनाव आयोग की चुनौती, वहां पर भी ईवीएम एक तरीके से पास हुई है और लगातार वो तमाम बातें खारिज होती रही हैं जिसके आधार पर ईवीएम की विश्वसनीयता पे सवाल उठाए जाते रहे। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण तथ्य थे और जो ये बताते हैं कि किस प्रकार से ईवीएम को चाहे सुप्रीम कोर्ट में कई बार कसौटी पे कसा गया हो, चुनाव आयोग ने हैक करने की चुनौती दी हो, कभी ऐसा नहीं रहा। और आज मौजूदा सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बात का जिक्र फिर से करता है कि विश्वास बना हुआ है, सवाल खड़े करने वालों पर संदेह जरूर बनता है। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, इसी विषय पर करेंगे चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। मेरे 1 वोट से घर में मुफ्त राशन आया, अब मेरे वोट से और 5 साल तक मिलेगा। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी, है ना? बैंक अकाउंट की। पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। मेरे एक वोट से मेरे जैसी करोड़ों गृहिणियां बनी लखपति दीदी। हाँ। अब मेरे ही वोट से 3 करोड़ और महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद। असली स्वाद तो एमडीएच दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है।
और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसमें ईवीएम को लेकर एक तरीके से सुप्रीम भरोसा दिखाया गया है। इसी पे करेंगे हम चर्चा। इसी से जुड़ा है हमारा विशेष भी, ईवीएम को मिला सुप्रीम भरोसा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से मोहर लगाई है कि अपने आप में ईवीएम विश्वास करने योग्य है और देश का चुनाव इसके हाथों में सुरक्षित है। ये सीधे तौर पे इस बात का जिक्र किया। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। सुविमल भट्टाचार्य जी, आईटी एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान अनंत विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत सुविमल भट्टाचार्य जी आपसे अगर समझना चाहें, क्योंकि एक आईटी विशेषज्ञ के तौर पर, क्योंकि मामला बड़ा तकनीकी है, ईवीएम, वीवीपैट, कंट्रोल यूनिट, सिंबल अपलोड करने वाली यूनिट, ये जो तमाम चीजें हैं वो शायद आम व्यक्ति को समझ में ना आए, लेकिन इसको कई बार कसौटी पे कसा गया। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इस पे विश्वास जताया। थोड़ा सा संक्षेप में, सामान्य शब्दों में आप कैसे समझाएंगे इस पूरी व्यवस्था को, कि ताकि आम मतदाता का विश्वास और बेहतर हो? शिवमल जी, आप संभवतः म्यूट पे हैं, अनम्यूट कीजिए खुद को, आपकी आवाज फिलहाल नहीं आ रही हम तक। मेरी आवाज आप जी अभी हम सुन पा रहे हैं, अपनी बात रखिए जी। देखिए, भारत की चुनाव प्रक्रिया में 1982 से ईवीएम का इस्तेमाल किया गया और धीरे धीरे इसको फुल स्केल चुनाव में लागू किया। इसी तरीका से तभी से कुछ ना कुछ विवाद ईवीएम को लेके चलता रहे, कोई आशंकाएं अलग अलग तरीका के हमेशा चुनाव की नतीजे के बाद आते। अब जब वीवीपैट आया, जिससे आप अपने आंख से देख सकते हैं कि स्लिप आप जिसको वोट देते हैं, आप जो बैलेट यूनिट जो आपके साथ रहता है जब आप वोट डालते हैं, और इसके बाद आप देखते हैं कि वोट डालने के बाद उस स्लिप में आपने किसको वोट दिया वो आप खुद टैली कर सकते हैं। इसके बाद तो वीवीपैट को 2013 से जब यहाँ लागू किया गया, इसके बाद अब वीवीपैट के ऊपर भी आशंकाएं आते जा रहे हैं। बात आती है कि ये कब खत्म होगा। ये जो एक डाउट रेज करने वाली बात है, ये क्यों ईवीएम और ये प्रक्रिया के ऊपर हमेशा आते हैं, क्योंकि इतने चुनाव में इतने सालों से जी भी गड़बड़ की मशीन की तरीके, मशीन से गड़बड़ होने का कोई सवाल ही नहीं उठता था और उठा भी नहीं, क्योंकि मशीन की तकनीकी संभावनाओं के अलावा जो साथ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाएं है, ये इतने तरीका से चेक्स एंड बैलेंसेस है कि किसी चुनाव में आज तक ऐसा कुछ। अब बात आती है, जैसे आपने बोला कि ये बहुत कुछ थोड़ा बहुत टेक्निकल होता है। अगर आप देखें तो हमारे जो ईवीएम है, बहुत समय बाहर के देशों की ईवीएम के साथ भी बातचीत होते हैं। हालांकि हमारी तरह इस स्केल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किसी देश ने नहीं किया, ना उस तरीका से सोचा भी है। हमारी जो ईवीएम है, जिसको स्टैंड अलोन ईवीएम कहा जाता है, जिसमें कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट होते हैं और वीवीपैट को आप शामिल किया गया है। ये जो आपस का बीच में भी इनकी कम्युनिकेशन होते हैं, ये बड़े लो फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, जिसमें ना कोई वाईफाई, ना कोई ब्लूटूथ, ना किसी तरीका से कनेक्टिविटी नहीं होता है। और जब चुनाव के पहले मशीनों की आपकी पॉलिटिकल पार्टीज की कैंडिडेट्स या इनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ जब मॉक पोल होता है सब कुछ, या फैक्ट्री में भी जब निकाल के आते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ये सारे चीज चेक करने जी। बात आती है कि जो आपकी जो ईवीएम में जो चिप लगे हुए हैं, वो चिप, अब भारत में आप चिप बनाना शुरू हुआ हो तो बाहर से कई एक रेपुटेड कुछ कंपनी से चिप्स आते हैं। 2 PSUs, सरकार की एक डिफेंस मिनिस्ट्री की, एक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के, ये दोनों चिप्स बनाते हैं। तो यहाँ भी एक कंट्रोल्ड सिचुएशन में बनाया जाता है, क्योंकि डिफेंस और एटॉमिक एनर्जी बड़े सिग्निफिकेंट और सुरक्षा की एक वातावरण में काम करते हैं जी। अब बात आती है, वो चिप जो होते हैं ये मशीन्स में, वो एक बार फ्यूज होता है। जब इसमें जो सॉफ्टवेयर की सोर्स कोड होते हैं या जो लॉजिक उसमें है, ये एक ही बार उस मशीन में किया जाता है, और इसके बाद इसको कोई अगर छेड़ा-छेरी करने चाहे तो मशीन काम नहीं करती जी। अगर आप कोई सोल्डर या कोई किसी तरीका से स्क्रू बटन या किसी तरीका से उसको भी खोलना चाहे तो मशीन अपने आप। बिल्कुल शिवमल जी, आप जो बात कर रहे हैं बहुत तकनीकी चीजों को बड़ा आसान शब्दों में समझा रहे हैं। आनंद विजय जी भी हमारे साथ में। आनंद जी, आपको लगता है कि ये जो पूरा कुछ भी एक शंका पैदा करने की कोशिश होती है, इसकी तकनीकी वजह से ज्यादा राजनीतिक वजह अभी तक साबित होती आई, क्योंकि किसी ने भी
चैलेंज नहीं दिया और अभी तक कोई प्रूफ नहीं दिया जिसके आधार पर इतनी बड़ी शंका पैदा होती नजर आए। मैं तो सिर्फ ये सोचता हूं कि जब भी लोकसभा के चुनाव आते हैं तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में क्यों पहुंचता है। आप याद करिए 2019 के पहले भी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट से उसके वोटर के आई कार्ड को मिलाने की संख्या में इजाफा कर दिया था। अब जब 2 चरणों के मतदान हो रहे हैं तो आप बेवजह एक सिस्टम पर शक पैदा करते हैं। इससे उनकी मनसा कटघरे में खड़ी होती है जो इस तरह की चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और मुझे तो हैरानी इस बात पर होती है कि ये लोग बार बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और बार बार सुप्रीम कोर्ट में इनके पिटीशंस को इंटरटेन किया जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत विस्तार से इस पर जजमेंट दे दिया और अब सारी शंकाओं को समाधान कर दिया। मैं आपको बताऊं, आज मैं वोट डाल के आया हूं और मैंने वोट डालने के बाद अपनी वीवीपैट की पर्ची देखी और वो खूब, मुझे लगता है कि 5 से 10 सेकंड तक वो वीवीपैट की मशीन में स्क्रीन पर आपको पीछे दिखाई देता है कि आपने किसको वोट डाला है। और अब हर वीवीपैट के पर्ची को अगर वोटर के उससे मिलान करेंगे तो एक जो महत्वपूर्ण बात है जिसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि तब तो गुप्त मतदान की अवधारणा ही समाप्त हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि अनंत विजय ने किसको दिया, सिंह साहब ने किसको दिया है, सुविमल ने किसको वोट दिया है। तो इन सब चीजों पर अगर समग्रता में विचार करें। और एक अंतिम बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि कर्नाटक के चुनाव ठीक होते हैं ईवीएम से, हिमाचल प्रदेश के चुनाव ठीक होते हैं, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव ठीक होते हैं, या तमिलनाडु में जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वहां ईवीएम में मैनिपुलेशन नहीं होता है। ये बड़ी अजीब सी बात है और एक लेमैन को भी समझ में आती है कि आप सरकार के सिस्टम के प्रति एक विशेष प्रकार की शंका पैदा करने की मंशा से इस तरह की चीजें करते हैं। अब उन्होंने आज 2-3 बातें कही है, देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या आगे चुनाव आयोग क्या फैसला करता है। लेकिन इतना तय है कि पूरी दुनिया में, जैसा सुविमल ने कहा कि पूरी दुनिया में हमारा जो ईवीएम सिस्टम है या जो हमारा इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन है वो सबसे ज्यादा रोबस्ट, सबसे ज्यादा जिसको कह सकते हैं कि किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, ये प्रमाणित हो गया। और यूएस की एक एजेंसी ने इस बारे में विस्तार से रिपोर्ट भी दे दी। बिल्कुल अनंत जी, आज जो बात आपने कही और आज मुझे भी मौका मिला वोट करने के लिए, मेरे नाखून की स्याही इस बात को कम से कम एक वेरीफाई करेगी। और मैंने वेरीफाई वीवीपैट से भी किया। जो अनुभव आपने किया, मैंने वोट दिया, उसके बाद में देखा करीबन 5 से 10 सेकंड जिसका जिक्र आपने किया, वो पर्ची नजर आई और मैंने इंश्योर किया इस बात को लेकर। तो ये अपने आप में दिखाता है एक विश्वास बहाली को लेकर। सुविमल जी, लेकिन बात अगर एक समग्रता के तौर पे की जाए तो अभी भी इस फैसले के बाद भी बयान आना बंद नहीं हुए। क्या कोई गुंजाइश बचती है अभी इस बात को लेकर कि वीवीपैट, ईवीएम और कई प्रकार की हैकिंग और तमाम प्रकार की बातें, मिलान गड़बड़ी और उन सब चीजों को लेकर? अनंत जी, मैंने भी आज वोट डाला सुबह। हम 3 जिम्मेदार नागरिक एक साथ एक तरीके से कह सकते हैं इस बात को। कतार में जाके खड़े हुए तो लोगों का बीच में बातचीत वही ईवीएम और वीवीपैट की ऊपर हो रही थी। और कुछ देर पहले मैं अपने ऑफिस के बाहर गए तो लोगों का बीच में ये भी सुनाई दे रहा है, जैसे आप चला रहे हैं और भी कई चैनल चला रहे सब। तो एक ऐसा एक सिचुएशन हो गया कि हर वक्त एक चिंता लोगों में या कोई सोच आने लगते है, क्योंकि इस तरीका से लगातार अगर इसको एक इशू बनाया जाता है, हैकिंग हो जाता है। कैसे हैकिंग होगा जी? एक टाइम फ्यूज होते हैं और इसके बाद जब ये आपकी कैंडिडेट्स की जो लिस्ट लगते हैं और इसके बाद जब ये लोड किया जाता है अपनी कंट्रोलिंग यूनिट या बैलेट यूनिट में, उसमें कोई फिक्स्ड लॉजिक नहीं चल रहा है कि 1 नंबर में हमेशा बीजेपी का कैंडिडेट होगा या इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ 2 नंबर में बीजेपी का कैंडिडेट होगा। इस तरीके से कभी नहीं होता है। तो कहीं इंजीनियर जो इस सॉफ्टवेयर को लोड कर रहा है शुरुआत में, वो भी 1 टाइम फ्यूजिबल चिप है, तो उसको तो पता ही नहीं है। तो हमारे सिस्टम में इस तरीका से मशीन में और जिस तरीका से लागू किया जाता है चुनाव में, उसमें बड़ा एक चेक्स एंड बैलेंस के हिसाब से एक सिक्योरिटी है। और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस तो कितने बात आती है, आप जो बात बता रहे हैं, जो बोलते रहते हैं वो लगातार बोलते रहेंगे। और कहीं सुप्रीम कोर्ट आगे इस चीज को ध्यान से देखना पड़ेगा कि इस तरीका से वो कोर्ट के समय तो जाहिर है और लोगों का बीच में एक अननेसेसरी एक चिंता हो जाते हैं कि
कहीं कुछ तो गड़बड़ नहीं है। बिल्कुल, ये जो अननेसेसरी चिंता है इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने आनंद जी एक सख्त टिप्पणी की है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने इस बात को कहा कि साहब इस प्रकार के शंका पैदा करना, देश की सफलता को कमतर आंकना और देश के लोगों के योगदान को कमतर करके देश दुनिया के सामने प्रस्तुत करना, बहुत सख्त शब्दों में उन्होंने इस बात को रखा है। आनंद जी, मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों को फैसले में शामिल कर देना चाहिए ताकि भविष्य में कोई इस तरह की जो कैमोफ्लेज्ड कैंपेन करते हैं वो ना कर पाए। आप वो देखते हैं ना कि शैडो कैंपेनिंग होती है एक तरीके से ये, और इसमें अदालत का उपयोग कर ले जाते हैं। मुझे सबसे जो चिंता की बात होती है ये यही होती है, अदालत का महत्वपूर्ण समय बर्बाद होता है। अदालत के जजों का जो समय दूसरे जो पेंडिंग केसेस हैं उनको निपटाने में जाना चाहिए, वो ऐसे फर्विलस केसों को निपटाने में जाता है। और बार बार एक ही चिंता आती है, बार बार एक ही चिंता आती है, अगर अमुक पार्टी जीत जाए तो ईवीएम ठीक काम करता है और अमुक पार्टी हार जाए तो वो ईवीएम काम खराब करता है। एक बात जो अभी सुभिमन ने बहुत इंपॉर्टेंट कही, उस पर हमारे आपके दर्शकों के साथ मैं भी बात करना चाहूंगा कि हर चिप को, अब आप देखिए, अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी का कोई कैंडिडेट है, वो गाजियाबाद लोकसभा सीट में उसका मत क्रमांक मान लीजिए 3 है और नोएडा में उसका मत क्रमांक 4 है, ये हापुड़ मेरठ में उसका मत क्रमांक 1 है, तो क्या मतलब हर लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से ईवीएम को छेड़छाड़ की जाती है, ईवीएम को मैनिपुलेट किया जाता है क्या? और इसमें कितना मैन पावर लगेगा और कितनी सिक्रेसी अगर लगेगी, इसमें से तो कोई भी एक आदमी लीक हो जाएगा और वो लोगों को बता देगा कि ये मैनिपुलेशन हमारे यहाँ चल रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कहीं से लीकेज की कोई खबर नहीं आती, जबकि इसमें सभी विचारधारा के जो कर्मचारी वर्ग है, चाहे वो बैंक का अधिकारी हो, शिक्षक हो, कॉलेज के शिक्षक हो, ये सारे लोग इस मतदान की प्रक्रिया के हिस्सा होते हैं। लेकिन कहीं से सिवाय इन 4-6 लोगों के कहीं से इस प्रकार की कोई खबर नहीं आती कि मतदान की प्रक्रिया में जो ईवीएम का उपयोग किया जाता है उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है। तो ये बेवजह का एक राजनीतिक टूल बनाकर चुनाव के समय इसका इस्तेमाल बंद होना चाहिए। वो मौजूदा समय में नहीं बल्कि हम कई वर्षों से देख रहे हैं और पक्ष विपक्ष के अपने अपने बातें हैं, लेकिन जब नतीजे अलग तरीके से आते हैं तो लोग कई प्रकार से रणनीतिक खामोशी भी अख्तियार कर लेते हैं। ये भी अपने आप में दिलचस्प। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। शिवमल जी आपका भी, आनंद विजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, आरेंद्र, शुद्धता का असली तड़का। MDH। मेरे एक वोट से मोदी जी मेरे घर बिजली ले आए। अब मेरे वोट से सौर ऊर्जा से हर घर का बिजली बिल 0 होगा। ये है मोदी की गारंटी। और मेरी गारंटी, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हम लगातार बात कर रहे हैं आज के चुनाव को लेकर भी, किस प्रकार से एक मौसम की गर्मी के साथ मुद्दों की गर्मी भी देखने को मिल रही है। देश के संसाधनों पर पहला हक
देश के मुस्लिम अल्पसंख्यकों का है। ये बयान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया था 2006 में। उसके बाद 2009 में उन्होंने इस बयान की फिर से अपने एक तरीके से पुष्टि की कि हाँ, मैं अपने शब्दों के साथ कायम हूँ। और वही वीडियो आज एक बार फिर से पब्लिक डोमेन में आ गया है। उसके बाद से बीजेपी और ज़्यादा मुखर नजर आ रही है डॉक्टर मनमोहन सिंह पर, कांग्रेस पर उनकी तुष्टिकरण की नीति को लेकर कि कैसे SC ST OBC के आरक्षण के हक को, उनके आरक्षण के कोटे को कांग्रेस की नियत है कि वो मुस्लिमों को बांट दे। और इस प्रकार का जो पहले उन्होंने कर्नाटक समेत राज्यों में जो किया है उसका भी उदाहरण एक तरीके से प्रधानमंत्री ने आज कई रैलियों में दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान कि संसाधनों पर मुसलमानों का पहला दावा होना चाहिए, इस पर सियासी बवाल बढ़ता ही जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के अररिया में कहा कि 2011 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट ने OBC आरक्षण का हिस्सा छीनकर धर्म के आधार पर आरक्षण देने को मंजूरी दे दी थी, लेकिन उस समय कोर्ट ने इन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। पीएम ने देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक बताने वाले बयान की याद दिलाते हुए कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का इससे जुड़ा एक और वीडियो सामने आ चुका है। इस देश के जो संसाधन है, इस देश की जो भी संपत्ति है, इस देश की जो भी संभावनाएं हैं, अगर उस पर पहला किसी का हक है तो मेरे देश के गरीबों का है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और राजद पर तुष्टीकरण के दलदल में धंसे होने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि जब कांग्रेस को बेनकाब किया जा रहा है तो कुछ लोग आग बबूला हो रहे हैं। इन्होंने यहां तक झूठ फैलाया कि अभी डॉक्टर मनमोहन जी ने ऐसा कहा ही नहीं था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन साथियों, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। इस बीच कांग्रेस पर आक्रामक हुई भाजपा ने कहा कि कांग्रेस को अपने ही पूर्व प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के 2 बयानों को लोगों के साथ साझा करते हुए भाजपा ने कहा कि मुसलमानों को तरजीह देना कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट नीति रही है। ये आरक्षण से लेकर संसाधनों तक हर चीज में मुसलमानों को तरजीह देने की कांग्रेस की मानसिकता का सबूत है। We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I used the word all for all minorities, and I added for layer, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन का छुपा हुआ एजेंडा SC ST और OBC के अधिकारों को छीनना और मुसलमानों को देना है। तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के बयान को ध्रुवीकरण का एजेंडा बताया। कांग्रेस पहले से ही आधार बना रही थी कि ये इनके प्रकारेण मुस्लिम को SC अनुसूचित जाति घोषित कर मुसलमानों को SC आरक्षण की वैधता दिला दी जाए। कांग्रेस की SC ST और OBC के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी है। ध्रुवीकरण का एजेंडा है, ये प्रधानमंत्री का एजेंडा है। SC ST OBC को एक साइड रखो, मुसलमान को दूसरे साइड रखो। हमने हमेशा कहा है हमारे समाज की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, जो कमजोर वर्ग है, उनको सशक्त बनाना है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान का वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस के लिए भाजपा द्वारा SC ST और OBC के अधिकारों को छीनने के आरोप से बचना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में जनता इस राजनीतिक बयानबाजी को किस रूप में लेती है, ये तो 4 जून को मतगणना के बाद ही पता चल सकेगा।
जनता इन राजनीतिक बयानबाजी को किस रूप में लेती है, ये तो 4 जून को मतगणना के बाद ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो 7 फेज में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए आज दूसरा फेज था। 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग संपन्न हो गई और अपेक्षाकृत ज्यादा वोटिंग देखने को मिली। हालांकि कुछ सीटों पर अभी उतना उत्साह देखने को नहीं मिला जितना की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन कई जो बड़े दिग्गज हैं उनकी किस्मत भी एक तरीके से आज ईवीएम में बंद हो गई है, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो हर पोलिंग स्टेशन पर, देश के हर पोलिंग स्टेशन की अगर बात की जाए तो वहां पर लोकतंत्र के विविध रंग देखने को मिले। किस प्रकार से रहा आज दूसरे दौर का 88 लोकसभा सीटों पर मतदान, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकतंत्र के महापर्व में उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी कतार देखने को मिली। इसी के साथ लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर मतदान पूरा हो गया। दूसरे चरण में जिन 88 सीटों पर वोट डाले गए उनमें असम की 5 सीटें, बिहार की 5 सीटें, छत्तीसगढ़ की 3 सीट्स, कर्नाटक की 14 सीटें शामिल हैं। केरल की सभी 20 सीटें, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 8, मणिपुर की 1, त्रिपुरा की 1, जम्मू कश्मीर की 1, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश की 8 और पश्चिम बंगाल की 3 सीट्स शामिल रहीं। मतदान के दौरान पहली बार वोट डालने वाले युवाओं और महिलाओं समेत सभी वर्ग के मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। युवा मतदाता सेल्फी लेकर दूसरे मतदाताओं का भी उत्साह बढ़ाते नजर आए। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था फर्स्ट टाइम वोट करने का, और मैं सबको यही कहूंगी कि उनको अपना वैल्यूएबल वोट कास्ट करना चाहिए। हमारे तो यही अपील है सबसे कि आप सबसे पहले अपना वोट दें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, उसके बाद कोई भी काम। देश भर में मतदान केंद्रों पर चुनाव के अलग अलग रंग भी देखने को मिले। दिव्यांगों और बुजुर्ग मतदाताओं ने भी मताधिकार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं तो ये बोलती हूँ कि सबको वोट डालना चाहिए। देश का निर्माण करना है तो वोट डालो, अच्छे मतलब नेता को वोट डालो जो देश के लिए काम करे, अपने लिए काम ना करे। कुछ ऐसे नज़ारे भी सामने आए जहां मतदान केंद्रों पर नवविवाहित जोड़ों ने भी मताधिकार का इस्तेमाल कर समाज को लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था का संदेश दिया। मतदान में आम लोगों के साथ साथ खास लोगों ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा राजस्थान से, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने चित्तौड़गढ़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में मतदान किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम में और निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने पूर्णिया में मतदान किया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने नांदेड़ में और केरल भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्र ने वायनाड में मतदान किया है। केरल के त्रिशूर से भाजपा उम्मीदवार और अभिनेता सुरेश गोपी ने भी वोट डाला, तो कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने केरल में अलप्पुझा में मतदान किया। दूसरे चरण में कई केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी चुनावी मैदान में किस्मत आजमाई है। इनमें कांग्रेसी नेता राहुल गांधी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हेमा मालिनी, अरुण गोविल, शशि थरूर और राजीव चंद्रशेखर जैसे नाम शामिल हैं, जिनकी किस्मत दूसरे चरण के मतदान के साथ ही ईवीएम में कैद हो गई है। साथ ही 1202 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी ईवीएम में बंद हो गया है। हालांकि जीत को लेकर सभी दलों और नेताओं के अपने अपने दावे हैं। इस बार आम चुनाव कुल 7 चरणों में हो रहे हैं। आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को होगा, लेकिन जनता किसको अपना देगी जनादेश, ये 4 जून को ही पता चल पाएगा। डीडी न्यूज। तो 2 दौर का वोटिंग खत्म हो गई है, लेकिन तीसरे दौर के लिए प्रचार भी लगातार जारी है। इस खबर को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मेरे एक वोट से मेरे जैसी करोड़ों गृहिणियां बनी लखपति दीदी। अब मेरे ही वोट से 3 करोड़ और महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल जो हर दिल करे कबूल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो
अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पताका चाय, गजब का स्वाद। मेरे एक वोट से मोदी जी ने ढेर सारे एम्स खोले, सस्ती दवा, मुफ्त इलाज दिलाया। अब मेरे वोट से हम 70 साल के ऊपर के सीनियर सिटीजन को मुफ्त इलाज मिलेगा। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और आज जब दूसरे चरण का मतदान जारी था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन भर प्रचार में व्यस्त नजर आए। पीएम मोदी ने बिहार और बंगाल में चुनावी रैलियां की। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर कांग्रेस और आरजेडी नजर आई तो बंगाल में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने विपक्षियों पर तुष्टीकरण की नीति का आरोप लगाया तो परिवारवाद से लेकर विपक्षियों के भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दों को जनता के सामने गिनाया। पश्चिम बंगाल और बिहार में प्रधानमंत्री की धुआंधार जनसभाओं में कांग्रेस और उसका इंडी गठबंधन लगातार निशाने पर रहा। पीएम ने भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को लेकर इंडी दलों पर जमकर हमले किए। पश्चिम बंगाल के मालदा में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने टीएमसी और कांग्रेस दोनों को घेरा। पीएम ने विश्वास जताया कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में पस्त हुआ इंडी गठबंधन दूसरे चरण में ध्वस्त ही हो जाएगा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और टीएमसी बंगाल में भले ही एक दूसरे से लड़ते दिखाई दें, लेकिन इन दोनों की सोच एक जैसी है। पीएम ने कहा कि इन दोनों दलों को तुष्टीकरण की विचारधारा जोड़े हुए है। इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि वो कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर बहाल करेंगे। टीएमसी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो सीएए कानून को रद्द कर देंगे। आप मुझे बताइए, बंटवारे से पैदा हुए देशों में जहां हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म के लोगों पर जुल्म ढाए जाते हैं, जहां उनको धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है, जिनके आस्था स्थलों, मंदिरों, गुरुद्वारा, चर्च ध्वस्त कर दिए जाते हैं, जिनकी बहन बेटियों का जबरन शादी करके उनका धर्मांतरण करवा दिया जाता है, आखिर वो कहां जाएंगे। बिहार के अररिया और मुंगेर की जनसभाओं में कांग्रेस के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल भी पीएम के निशाने पर रहा। कांग्रेस राजद दौर की याद दिलाते हुए पीएम ने कहा कि एनडीए ने बिहार को उस जंगल राज से बाहर निकाला है। कर्नाटक में सभी मुसलमानों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने पर पीएम खूब बरसे। पीएम ने कहा कि कांग्रेस देश भर में धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। पीएम ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के इस कदम को ओबीसी के हक पर डाका बताया। इन्होंने ओबीसी के हक पर डाका डाला है और अब यही काम कांग्रेस यहां बिहार में देश के और हिस्सों में करना चाहती है और यहां तो आरजेडी पूरी तरह उनका समर्थन कर रही है। बिहार के मुंगेर की जनसभा में पीएम ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में वो अंसारी परिवार तो शामिल हो गया जिसने मंदिर के खिलाफ लंबे समय तक मुकदमा लड़ा, लेकिन इंडी गठबंधन वालों ने न्योता ठुकरा दिया। संपत्ति पुनर्वितरण और विरासत टैक्स को लेकर कांग्रेस पीएम के निशाने पर रही। पीएम ने कहा कि कांग्रेस की नजर लोगों की संपत्ति पर है जिसे वो अपने वोट बैंक में बांटना चाहती है। कांग्रेस ने ऐसी घोषणा की है कि अब आप अपना खेत, खलियान, घर, दुकान जो आपकी मेहनत से बना है, जिसके मालिक आप हैं, अब आप अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। कांग्रेस का कहना है, शाहजादे के गुरु कह रहे हैं कि अब उसमें से आधे से अधिक कांग्रेस सत्ता में आई तो वो उसको हड़प लेंगे। और इधर आरजेडी वाले, इतनी चर्चा चल रही है, मुंह पे ताला लगा करके बैठ गए हैं। पश्चिम बंगाल और बिहार में प्रधानमंत्री की जनसभाओं के दौरान जनता का उत्साह देखते ही बन रहा था। पश्चिम बंगाल के मालदा में पीएम का स्वागत करने के लिए जन सैलाब सड़कों पर उमड़ पड़ा। लोगों ने जय श्री राम,
भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम ने इन सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। मालदा से अभिषेक, अररिया से राजेश राज और मुंगेर से धीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के बरेली में भी एक भव्य रोड शो किया। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में जनसैलाब सड़कों पर उमड़ पड़ा। लोगों ने प्रधानमंत्री का दिल खोलकर अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री ने भी सभी लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया और इस प्रेम के लिए अपना आभार जताया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे और बरेली में एक भव्य रोड शो किया प्रधानमंत्री मोदी ने। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मेरे एक वोट से मोदी जी ने ढेर सारे एम्स खोले, सस्ती दवा, मुफ्त इलाज दिलाया। अब मेरे वोट से हम 70 साल के ऊपर के सीनियर सिटीजन को मुफ्त इलाज मिलेगा। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के गठन का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया था, लेकिन इस राज्य को बनाने का काम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ को बनाने का विरोध एक कांग्रेस पार्टी करती थी। भाजपा के नेता और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ को बनाने का काम। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर चुनाव जीतने के लिए देश विरोधी तत्वों का सहयोग लेने का आरोप लगाया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि चुनाव जीतने के कांग्रेस इतने नीचे गिर गई है कि प्रतिबंधित संगठनों के साथ भी उसे परहेज नहीं है। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने प्रतिबंधित संगठन SDPI PFI जो आतंकवादी सोच को और भारत के खिलाफ एजेंडे को समर्थन देते हैं, उनका समर्थन अगर राहुल गांधी जी लेकर चलते हैं तो अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न खड़े होते हैं कि राजनीति में एक चुनाव जीतने के लिए इतना नीचे कांग्रेस पार्टी गिर जाएगी कि ऐसे प्रतिबंधित संगठनों का सहायता भी लेगी। तो वहीं दूसरे दौर की वोटिंग के बीच आज इंडिया गठबंधन के विपक्षी दलों का प्रचार भी जारी रहा। कांग्रेस, TMC, सपा, बसपा और लेफ्ट पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने रैलियां की तो जनता से समर्थन मांगा। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं तो विपक्षियों पर भी वार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आज फिर से जातीय जनगणना का मुद्दा जनता के बीच उठाया। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। विपक्षी इंडी गठबंधन के सदस्य दलों ने प्रचार में पूरा जोर लगा दिया है। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने एक जनसभा में कहा था कि राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की जाएगी जिससे पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या की जानकारी मिल सके। उसके बाद धन के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के तहत हम एक वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण कराएंगे। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे।
वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गारंटी से कुछ नहीं होता, अगर जमीन पर काम नहीं किया है तो सीटें नहीं मिलेंगी। तो वहीं यूपी के ही मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव ने कहा कि राज्य में समाजवादी पार्टी और गठबंधन बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी जी 400 पार बोले, 500 पार बोले, गारंटी से कुछ नहीं होता। अगर ज़मीन पे काम नहीं किया है तो वो 400 क्या वो 250 पार भी नहीं कर पाएंगे। बट इस बार ये 250 या 400 का फिगर बोलने से अच्छा है कि ज़मीन पे उतर के आप वोटरों से पूछें उनका क्या मन है, तो आपको पता चल जाएगा कि हकीकत ग्राउंड पे वो कहाँ तक पहुँच पाएंगे। समाजवादी पार्टी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, गठबंधन भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। पूरे देश में जो रीजनल पार्टीज है, मैं समझती हूँ पूरी मजबूती के साथ भाजपा से जीत रही है। बिहार के दानापुर में राजद नेता मीसा भारती ने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि बिहार में कब फैक्ट्री लगेगी, चीनी मिलों की चाय पीएम कब पिएंगे। आप बिहार आ रहे हैं तो बिहार में कब फैक्ट्री लगेगी? 10 साल तो बीत गए, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी? किसानों की आय कब दुगनी करेंगे, एमएसपी कब लागू करेंगे, महंगाई कब कम करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार कब देंगे, बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी, चीनी मिलों से कब धुआं उठेगा, उसकी चाय प्रधानमंत्री जी कब पिएंगे, किस वर्ष में पिएंगे, वो डेट बताएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिमी मेदिनीपुर के घाटाल में अपनी सार्वजनिक रैली के दौरान स्थानीय कलाकारों के साथ नृत्य में शामिल हुईं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी की बौद्ध धर्म में आस्था पर सवाल उठाने के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे घिर गए हैं। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में विवादित टिप्पणी की थी। भारतीय बौद्ध संघ के अध्यक्ष भंते संघप्रिय राहुल ने मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी की निंदा की है। मैं बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और किसी पार्टी ने भगवान बुद्ध का जन्मदिन भी नहीं मनाया। 2014 में पहली बार जब माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने तालकटोरा स्टेडियम में भगवान बुद्ध का जन्मदिन पहली बार मनाया, जो आज़ादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री आया जिसने प्रधानमंत्री ने बुद्ध का जन्मदिन मनाया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मेरा प्रश्न है, मैं पूछना चाहता हूं कि आप तो कांग्रेस पार्टी में मंत्री भी रहे, जब मनमोहन सिंह की सरकार रही तो आपने क्यों नहीं बुद्ध की तरफ दिया, बुद्ध का क्यों नहीं मनाया आपने? कौन आपको मनाने से मना किया? ये केवल राजनीतिक ठंडा है। एक नजर डालते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बौद्ध धर्म के लिए उठाए गए तमाम प्रमुख कदमों पर। मोदी सरकार द्वारा अप्रैल 2023 में पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया। बौद्ध सर्किट का विकास किया गया। मोदी सरकार ने बुद्ध की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए बौद्ध सर्किट के विकास का कदम उठाया। इसके तहत भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थानों को जोड़ने का काम किया गया है, जिसमें बौद्ध पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, जिससे भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थली से देश विदेश के तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने लुम्बिनी में भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की आधारशिला रखी। पीएम मोदी सरकार द्वारा वड़नगर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने का प्रयास किया गया। एक विशेष कदम के तहत भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को प्रदर्शनी के लिए भारत से मंगोलिया ले जाया गया। इसी तरह भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेषों को 26 दिनों की प्रदर्शनी के लिए थाईलैंड भेजा गया। अवशेषों को बैंकॉक में श्रद्धा और भव्य समारोह में रखा गया था। भारत और विदेशों में बौद्ध विरासत के प्रचार और संरक्षण के लिए विभिन्न बौद्ध संस्थानों को वित्तीय सहायता दी गई। बौद्ध धर्म को और बढ़ावा देने के लिए वेसाख पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा और अभिधम्म दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री ने नेपाल के बोधगया में महाबोधि मंदिर के बोधि वृक्ष का एक पौधा भेंट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री किशिदा को बाल बोधि वृक्ष का एक पौधा भेंट किया। मोदी सरकार ने बौद्ध धर्म के भीतर यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए बौद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस विशेष ट्रेन की शुरुआत भी की। तो आप देख रहे थे ये तमाम खबरें, और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं राष्ट्रीय महत्व कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है।
MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच MDH। करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की। आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। DD न्यूज, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। चुनाव का मौसम, सियासत के रंग, नेताओं के बयान, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करिए। ये तो चचा भतीजे का नूरा कुश्ती हमेशा चलता आ रहा है। आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। जनता के सवाल, कांग्रेस साथ दिखाए सबको कि चोर बसेरे भाई। सियासी हलकों में राजनीतिक घमासान, फिर उठे रब को मनाना आसान है, आजम खां को मनाना मुश्किल है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए चुनावी चकल्लस सोमवार, बुधवार व शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। नमस्कार, DD न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज दूसरे चरण के मतदान का दिन था। आज देश में दूसरे चरण की पोलिंग हुई। कई जगह पर एक बार फिर से उत्साह देखने को मिला, लेकिन कुछ सीटों पर आज भी पोलिंग का जो रुझान था, पोलिंग जिस तरह से हुई, वो अपने आप में थोड़ा सा चिंता जरूर पैदा करती है। इसलिए क्योंकि मतदान को लेकर के बहुत जगह पर लोगों के बीच उत्साह देखने को नहीं मिला। लेकिन एक तरफ चुनाव हुआ, मतदान हुआ, मतदान के नतीजे क्या आएंगे उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। वो तो हम प्रतीक्षा करेंगे नतीजे क्या होते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीते 24 घंटे में, या यूं कहें कि आज एक ही दिन में कांग्रेस को और विपक्ष को दो बड़े झटके लगे हैं। दो बड़े झटके एक साथ लगे हैं। पहला बड़ा झटका EVM को लेकर लगा। पूरा विपक्ष लगातार ये प्रचार कर रहा था, लगातार ये नैरेटिव बना रहा था कि नरेंद्र मोदी दरअसल EVM की मदद से जीतते हैं। राहुल गांधी ने एक बार नहीं, कई बार दोहराया कि फिक्स मैच है,
ईवीएम नहीं हो तो जो है वो मोदी जीत नहीं सकते। इस तरह से लगातार कांग्रेस और कांग्रेस के इकोसिस्टम ने यह माहौल बनाया कि यह लड़ाई ईवीएम से नहीं होनी चाहिए, बैलेट पेपर से एक बार फिर चुनाव होने चाहिए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि चुनाव तो ईवीएम से ही होगा और बैलेट पत्रों की वापसी नहीं होगी। इसको लेकर कई और याचिकाएं लगाई गई थी और जो याचिकाएं लगाई गई थी उनमें यह भी कहा गया था कि जो वीवीपैट पर्ची आती है उन तमाम पर्चियों का मिलान हो, तमाम पर्चियों की काउंटिंग हो। यह भी एक पिटीशन लगाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने आज इसको भी रिजेक्ट कर दिया। इतनी राहत कोर्ट ने जरूर दी। उन्होंने कहा कि 45 दिन तक जो वीवीपैट और ईवीएम मशीनें हैं उनको जो है सुरक्षित रखा जाएगा, और अगर आपको किसी भी उम्मीदवार को कोई आपत्ति है तो वो जा करके 45 दिन में वो अपनी याचिका लगा सकता है और उसको फिर से उसकी काउंटिंग के लिए वो कह सकता है। इतनी राहत जरूर मिली है, लेकिन इसके अलावा विपक्ष को कोई राहत नहीं मिली। तो ईवीएम को लेकर के जो एक फुग्गा फुला रखा था विपक्ष ने, वो आज फट गया, पूरी तरह से फट गया। एक तो झटका ये लगा, दूसरा बड़ा झटका और लगा। और दूसरा बड़ा झटका क्या था? दूसरा बड़ा झटका विपक्ष को यह लगा कि लगातार जो मुस्लिम आरक्षण को लेकर, आपको याद है कि राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार प्रहार किया था विपक्ष पर और यह कहा था कि कांग्रेस की मंशा यह है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का होना चाहिए। और कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस तरह की बिटवीन लाइंस जो हैं वो साफ तौर पर यह है कि कांग्रेस ये चाहती है कि ओबीसी और दलितों का आरक्षण का हिस्सा काटकर मुसलमानों को दे दिया जाए। जब इस मसले पर डिबेट शुरू हुई तो कांग्रेस और कांग्रेस के इकोसिस्टम ने इसका विरोध किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधी अधूरी बात कर रहे हैं। मनमोहन सिंह ने जो है विस्तारित रूप में उनका अगर आप पूरा भाषण सुनेंगे तो उन्होंने ये नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने सभी लोगों की बात की थी। प्रधानमंत्री के स्पीच की कई फर्जी फैक्ट चेकर्स ने फैक्ट चेक भी कर दिया, और जैसा वो फर्जी फैक्ट चेक करते हैं तो उसी तरह से उन्होंने फर्जी फैक्ट चेक भी कर दिया प्रधानमंत्री के बयानों का। लेकिन आज उन फर्जी फैक्ट चेकर्स का फैक्ट चेक हो गया जब आज सुबह जब बीजेपी ने 2009 का एक और बयान मनमोहन सिंह का, डॉक्टर मनमोहन सिंह का, वो बयान आज जारी किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का बयान है जिसमें मनमोहन सिंह ने साफ तौर पर कहा कि वो पर्टिकुलरली, खास तौर से मुसलमानों को देश के संसाधनों पर पहले हक का वारिस मानते हैं। सोचिए, 2006 में कांग्रेस ने कहा, 2009 में कहा, और जब इस मुद्दे पर डिबेट हुई थी तब भी मैंने आपको यह बात बताई थी कि 2004 से लेकर 2014 तक कम से कम 5 ऐसे मौके थे जब कांग्रेस और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने यह बात साफ तौर पर कही थी कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। तो फिर सवाल यह है कि आपके घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र क्यों ना कहा जाए? दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पहले जिस बात से इनकार कर रही थी, आज कांग्रेस उस मुद्दे पर भी गिर गई है, क्योंकि मनमोहन सिंह का एक और वीडियो सामने आ गया। और अब दोनों वीडियो जब सामने हैं तो साफ तौर पर कांग्रेस की मंशा बिल्कुल साफ, शीशे की तरह साफ होकर सामने आ गई है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर अपनी क्या सफाई देगी। दो टूक में आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के लिए आज का दिन बहुत भारी है, न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरे विपक्ष के लिए। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह के वो दोनों बयान सुनवा देते हैं। 2006 का बयान जिसमें कांग्रेस ने कहा कि उसको पूरा नहीं सुनाया गया, और अब पूरा बयान भी सुन लीजिए। 2009 चुनावों से ठीक पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह एक मुंबई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं। दोनों बयान सुनिए और उसके बाद निष्कर्ष आपके सामने आ जाएगा। We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the nation. I use the word all for all minorities, and I added for mayor, particularly
particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. तो 2006 और 2009 के मनमोहन सिंह के बयानों में कुछ अंतर नहीं है, बल्कि 2009 में वो और ज्यादा असर्टिव होकर कह रहे हैं कि मैं अपनी बात पर अडिग हूं, कायम हूं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। सवाल यह है कि आप ये मुसलमान तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और उसके बाद आप इससे इनकार भी कर रहे हैं। और आखिर आपको यह हक किसने दिया कि आप दलितों का, आप ओबीसी का आरक्षण, उनके हिस्से का आरक्षण काट करके किसी को धर्म के आधार पर दे दे? यह हक आपको किसने दिया? तमाम सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन आज जब यह वीडियो सामने आया तो उसको लेकर बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया गया। हालांकि जयराम रमेश ने एक बार फिर कहा कि हमारी ऐसी मंशा नहीं है, लेकिन अब मन की बात जो है, यानी मनमोहन सिंह के मन की बात, कांग्रेस के मन की बात अब बिल्कुल साफ है। जरा सुनिए आज किस तरह से इस पूरे मसले पर वार प्रतिवार हुआ। हमारे संविधान में आबादी के आधार पर ही आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये तो बीजेपी का एजेंडा है, हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा हमारे न्याय पत्र में है, लिखा है, जिसको बिल्कुल बदनाम करने में प्रधानमंत्री लगे हुए हैं और वो बिल्कुल गलती से भी सच नहीं बोल सकते। मनमोहन सिंह ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रश्न के जवाब देते हुए फिर अपने बयान को सही ठहराया और कहा कि माइनॉरिटीज का, खासकर मुस्लिमों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और उनको संसाधनों, देश के संसाधनों पर पहला हक होना चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के माध्यम से गलत बयानी की गई और मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है, ये कहा गया। मतलब यह है कि कांग्रेस पहले से ही आधार बना रही थी कि ये इनके प्रकारेण मुस्लिम को एससी, अनुसूचित जाति घोषित कर मुसलमानों को एससी आरक्षण की वैधता दिला दी जाए। कांग्रेस की एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी है। इन्होंने यहां तक झूठ फैलाया कि अभी डॉक्टर मनमोहन जी ने ऐसा कहा ही नहीं था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन साथियों, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम, जो आए दिन मोदी को गालियां देता था, आज उनको जैसे सांप सूंघ गया है, सांप सूंघ गया है। मैं खुल करके कह रहा हूं, पहले दिन से कह रहा हूं, इस देश के जो संसाधन है, इस देश की जो भी संपत्ति है, इस देश की जो भी संभावनाएं हैं, अगर उस पर पहला किसी का हक है तो मेरे देश के गरीबों का है, मेरे देश के मजदूरों का है, मेरे देश के खेत में मजदूरी करने वाले किसानों का है, मेरे देश में गरीबी में जीने वाली मेरी माताओं बहनों का हक है। किसी भी धर्म के क्यों न हो, लेकिन अगर वो गरीब है तो पहला हक उस गरीब का है। ये मोदी की सोच है। तो मोदी की सोच है पहला हक गरीब का, और कांग्रेस कहती है पहला हक मुसलमानों का। इसी मसले पर डिबेट छिड़ी है और आज की चर्चा, आज की डिबेट यही है। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, मनमोहन सिंह का बयान गले में अटका। इसी पर चर्चा करेंगे आज, और मेरे साथ आज जो डिबेट में मेहमान मौजूद, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ 5 मेहमान आज की डिबेट में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मनोज यादव जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं मनोज यादव। मेरे साथ तारिक खान जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं तारिक यादव। सैयद जवाद हैं मेरे साथ, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस समर्थक हैं। संजय राणा हैं, राजनीतिक विश्लेषक।
और संतोष शुक्ला हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सैयद जवाद, आप ही के साथ डिबेट शुरू करता हूं। पिछली बार भी आप ही के साथ डिबेट शुरू हुई थी इस मसले पर और उसके बाद तो बहुत कुछ तर्क कुतर्क हुए थे, लेकिन आज तो शीशे की तरह साफ हो गया। तो मनमोहन सिंह का बयान अटक गया गले में कांग्रेस के, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया अशोक भाई। स्क्रीन दिख नहीं रही है मुझको, साफ अच्छा। नहीं नजर आ रहा, तो दिख नहीं रहा है क्या है, लेकिन बहरहाल अपनी बात शुरू करता हूं कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो कि मैं मरा नहीं। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में आपको बता दूं, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस देश के लिए 10 साल प्रधानमंत्री रहते काम करे हैं, अभी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए सबने काम करे, उसमें मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी इंक्लूड करता हूं। लेकिन अगर माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का और मनमोहन सिंह का कंपैरिजन करा जाए तो जमीन आसमान का फर्क है। माननीय मनमोहन सिंह को आपको 5 काम उनके बड़े बताता हूं। माननीय मनमोहन सिंह को जब इस देश की इकोनॉमी मिली, भटक गए आप। नहीं मैं विषय से भटक गए यार। आज कोई मनमोहन सिंह जी पे ऐसे थोड़ी लिखना है, आज ऐसे नहीं लिखना मनमोहन सिंह जी पर, मनमोहन सिंह के बयान पर ऐसे लिखना है, उनकी नीति पर ऐसे लिखना है कि जो उन्होंने कहा मुसलमानों का देश के संसाधनों पर पहला हक, ऐसे इस पर लिखना है। हाँ, मैं बता दे रहा हूं, मनमोहन सिंह जी को जब इकोनॉमी मिली इस देश की तो $0.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी। फिर सर आप फिर 10 साल के कार्यकाल के अंदर मनमोहन सिंह $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी लेकर के आए। फिजिकल डेफिसिट के अंदर जब मनमोहन सिंह आए तो 8.5 के आसपास था, एक साल के अंदर 5.8 लेकर के आए, घरेलू उत्पाद और तमाम चीजों में लेकर के, मनरेगा जैसी स्कीम लेकर के आए, आधार कार्ड लेकर के आए जिसका सबसे ज्यादा विरोध माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे थे। सैयद जवाद, मुझे एक मिनट रुकिए सर, रुकिए सर, रुकिए सैयद जवाद, रुकिए सैयद जवाद, रुकिए एक मिनट सैयद जवाद। मुझे मालूम है, मुझे लगता है एक मिनट सैयद जवाद, मुझे लगता है मुझे ब्रेक लेकर अपने गेस्ट कोऑर्डिनेटर से पूछना पड़ेगा कि उसने आपको विषय जो है ठीक से ब्रीफ किया था नहीं किया था। मैं तीसरी बार दोहरा रहा हूं और ये बड़ी बात नहीं है, सुनिए मेरी बात सैयद जवाद। मैं जानता हूं इस मसले पर किसी भी इंडिया अलायंस के प्रवक्ता के लिए कुछ भी आप तो यहाँ स्टूडियो में थे पिछली बार, और पिछली बार कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर जो है वो कहानियां सुना रहे थे कि एक चिड़िया थी एक बंदर था, और आज आप जो है ऐसे सुना रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूं इस मसले पर जो है आप लोगों के सामने सफाई देना, लेकिन मेरा सवाल फिर सुनिए, सैयद जवाद सवाल फिर सुनिए, बड़े शांति से सवाल मेरा फिर सुनिए। मैं कह रहा हूं 2 पॉलिसी हैं, आप भूल जाइए ना मनमोहन सिंह कितने अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे या मोदी जी कितने खराब प्राइम मिनिस्टर है, वो बात आपकी अपनी जगह है, वो किसी और दिन चर्चा कर लेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी जब चुनाव नतीजे आएंगे 4 तारीख को, तो 4 तारीख से पहले भी हम एक लंबी चर्चा करेंगे, कौन प्रधानमंत्री कैसा, सब करेंगे बड़े विस्तार से। आज मोटे तौर पर सवाल ये है, मैंने पिछली बार भी अपनी डिबेट में कहा था, ये मैंने पिछली बार भी फैक्ट चेक करके कहा था कि 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कम से कम 5 बार ये कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। अभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी पॉलिसी ये है, देश के संसाधनों पर पहला हक गरीब का है, वो किसी भी धर्म का हो सकता है। ये सवाल आज इन दोनों पॉलिसी को लेकर हो रही है। क्या मनमोहन सिंह की या कांग्रेस की वो नीति कि भाई देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, क्या वो सही है? अशोक भाई, बिल्कुल साफ स्पष्ट जवाब दे रहा हूं आपको। क्या इस देश का मुसलमान इस देश का नहीं है? बिल्कुल क्या इस देश का मुसलमान गरीब नहीं है? बिल्कुल है। तो इस देश का मुसलमान गरीब नहीं, बिल्कुल है। अगर इस देश के मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है, ये कहां से आप लाए? ये कहां से आप लाए? क्या कह रहे हैं? मुझे सुनिए, मैं आप जो बात कह रहे हैं ना, आपकी बात सुनिए, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। इस देश में मुसलमान गरीब है, इस देश में ब्राह्मण गरीब है, इस देश में बनिया गरीब है, इस देश में ईसाई गरीब है, इस देश में जो है बड़े सारे तबके के लोग गरीब हैं। और गरीबी कोई धर्म का देखकर नहीं आती कि भाई यहां मुसलमान का घर है तो मैं यहां नहीं जाऊंगी, यहां पर ठाकुर का घर है तो नहीं जाऊंगी। गरीबी हर किसी में है। और मैं एक बात और आपको याद दिला दूं सैयद जवाद और सारे पैनलिस्ट को याद दिला रहा हूं, 2019 में इसीलिए जो है मोदी सरकार ने एक पॉलिसी लाई थी कि देश के गरीबों को 10% आरक्षण दिया जाए, और वो गरीबों के लिए था, और वो सब वर्ग के लिए था, सब धर्मों के लिए था कि जो गरीब है उनके लिए लाए। और तब आरजेडी झुंझुना लेकर पहुंची थी
कि नहीं ये गड़बड़ है, ये क्यों दिया जा रहा है। आरजेडी के नेता झुंझुना लेकर पहुंचे थे कि ये सब कुछ नहीं होगा। तो मतलब अगर आप गरीबों को आरक्षण दो तो झुंझुना, और मुसलमानों को आरक्षण दो तो उनकी गरीबी से बाहर निकालने का जो है बड़ा गोल्डन आइडिया, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं तो क्या है। अशोक भाई हो गया आपका, मुझे फिर कह रहा हूँ स्क्रीन नहीं आ रही है जिस तरीके से आना चाहिए थी। दूसरी बात कर, अभी आपने झुंझुने की बात करी, आरजेडी के नाम लिया, और जो तुड़तुड़ी नपीरी जो है जेडीयू के पास है, उसके ऊपर भी बात कर लीजिए ना, जिनके साथ मनमोहन कहां जा रहे हैं सैयद जवाद, सैयद जवाद विषय पर आ जाएं। अभी हाँ विषय पर ही है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपसे क्लियर कह रहा हूँ, जो आपने जो है राजद के पास जो है नपीड़ी रख दी, सपा के पास चले गए, जेडीयू की बात कर लीजिए। अभी जब जातीय सर्वे कराया गया तो 75% तक आरक्षण की तायीद जो है वो नीतीश कुमार साहब कर रहे थे। एक बार नीतीश कुमार साहब से पूछ लेते कि माननीय प्रधानमंत्री जी के दिए हुए वक्तव्य से वो सहमत हैं या असहमत हैं। अब तो एनडीए का अलायंस है ना, जातीय जनगणना का विरोध कौन कर रहे थे। सैयद जवाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, मैं सैयद जवाद मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आपका कैमरा भी सेट कर देते हैं थोड़ा सा, आपकी आवाज भी सेट कर देते हैं, थोड़ा आप भी सेट हो जाइए, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी आपका कैमरा भी थोड़ा हिला हुआ है, आप भी थोड़े हिले हुए हैं, आप विषय को जरा पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा सबको सेट कर देते हैं। मैं आ जाता हूँ, आपको सेटिंग के बाद आ जाता हूँ, थोड़ा आप भी अपनी सेटिंग कर लीजिए, थोड़ा विषय को अच्छे से समझ लीजिए, एब्जॉर्व कर लीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास, तुरंत आ रहा हूँ मैं आपके पास, रुकिए। मनोज यादव, मुझे समझ में नहीं आया, मैं सोच रहा था कि सैयद जवाद कोई ठोस बात रखेंगे तो मैं उसमें से बात निकाल कर आगे रखूंगा, लेकिन जो उनकी एक ही बात मुझे जो लगा, जो मुझे समझ में आई, जो मुझे लगा कि कुछ हद तक चलो उस पर डिबेट की जा सकती है, वो एक ही बिंदु है। वो बिंदु है कि इस देश के मुसलमान गरीब तो हैं, तो भाई अगर उन गरीबों को, उन गरीब मुसलमानों के लिए उनको अगर कह रहे हैं कि भाई उनको बाहर लाना है, उनको देश के संसाधनों पर उनका हक जताए, तो उसमें क्या गलत है। मुझे उनकी इतनी बात समझ आई, वही बिंदु आपके सामने रख रहा हूँ। अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास के मूल मंत्र में विश्वास रखती है, यानी जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। और भारतीय जनता पार्टी में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसी का है तो गरीब का है, गुरबे का है, जो पंक्ति के अंतिम छोर पे खड़ा हुआ व्यक्ति है उसका है। इसमें धर्म, जाति, पंथ, लिंग, इसमें किसी तरह का विभेद नहीं किया गया है। लेकिन मैं पूछता हूं, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मैं पूछता हूं कि 2006 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर मनमोहन सिंह जी ने जिस तरह से कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, 2009 में उन्होंने इंटरव्यू में कहा, जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं उस बात पे कायम हूं। और उसके बाद राहुल गांधी जी ने कहा कि ये जो कांग्रेस पार्टी है मुसलमानों की पार्टी है। अशोक जी, ये तो ओबीसी और एसटी के तो हमेशा विरोधी रहे। एएमयू और जामिया मिलिया के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म करके 50% आरक्षण किसको देने का काम किया? मुसलमानों को देने का काम किया। और मैं बता रहा हूं, यह मंडल आयोग की रिपोर्ट है, और क्या है, चैप्टर नंबर 12 पैराग्राफ नंबर 18 साफ साफ लिखा हुआ है कि गैर हिंदू धर्म अपनाने वाले सभी अछूत ही शामिल होंगे इसके अंदर। लेकिन इन्होंने क्या किया, रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट ला करके सैयद, शेख, पठान, मुगल सभी को ओबीसी बनाने का प्रयास किया। और इसी के साथ मैं एक और आपको प्रेस विज्ञप्ति दिखा रहा हूं एनसीबीसी की। ये साफ साफ दिखा रहा है कैटेगरी 2A और कैटेगरी 2B, ये 2A और 2B बना करके किस तरह से कर्नाटक के अंदर 19 जातियों को इसमें जोड़ने का काम किया गया। 2B के अंदर 4% और कैटेगरी 2A के अंदर 15%। यानी कि साफ साफ दिखाता है कि किस तरह से हमारा हक, जो हम 27% आरक्षण के हकदार हैं ओबीसी समाज, उसका ओबीसी समाज का आरक्षण छीन करके 6% मुसलमानों को देने का काम किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आरक्षण लागू हो रहा था, सामाजिक शैक्षणिक आधार पर लागू हुआ। तो सामाजिक शैक्षणिक आधार पर जब आरक्षण लागू हुआ तो मुझे बताइए कि इसमें कहां से कहां लिखा हुआ है कि एक विशेष समुदाय या धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। आर्टिकल 16 सब सेक्शन 4 में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये साफ साफ दिखाता है। अशोक जी, मैं इस बात को अगले सवाल फिर मेरा एक लीजिए। जो ये कह रहे हैं कि भाई अगर मुसलमान पीछे रह गए, क्योंकि मनमोहन सिंह ने भी अपने बयान में यही कहा ना कि भाई वो पिछड़े हैं, और अगर पिछड़े हैं तो फिर उनके लिए सोचा जाना चाहिए, उनके लिए उनका संसाधनों पर हक हो रहा है। अगर मुसलमान पिछड़ गए इस दौड़ में, अगर उनकी जो है बेहतरी के लिए नहीं हुआ, तो फिर किस सरकार को तो सोचना पड़ेगा ना उनके लिए।
अशोक जी ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से, प्रियंका वाड्रा से, श्रीमती सोनिया गांधी जी से, मैं पूछना चाहता हूं केवल आपको, जो देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है वही आपको हमेशा गरीब और तबके वो कमजोर दिखाई देती है क्या? आपको जैन समाज नहीं दिखाई देता है, आपको सिख समाज नहीं दिखाई देता है, आपको पारसी समाज दिखाई नहीं देता है? मैं पूछना चाहता हूं केवल एक समुदाय आपको दिखाई देता है और कोई दिखाई नहीं देता है? ये साफ साफ दिखाता है कि कांग्रेस का जो डीएनए है हमेशा अपीजमेंट का डीएनए रहा है। तो ये कहती है ना कि मुसलमान बहुत पिछड़ा है, इसलिए वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मुसलमानों को ठगने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम किया किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। मुसलमानों को डराने का काम किसने किया? इन्होंने किया। और ये तो वो लोग हैं अशोक जी, ये लोग तो वो लोग हैं, चच्चा नेहरू से लेकर के देखिए, इनके डीएनए में तो बहुसंख्यक जो समाज है उसका हमेशा विरोध करते आए हैं और अल्पसंख्यकों का हमेशा अपीजमेंट करते आए हैं। अब कहा नेहरू जी ने आई एम एक्सीडेंटल हिंदू, इंदिरा जी ने किस तरह से संतों के ऊपर गोलियां बरसवाई, ठीक है, वो किस तरह से राहुल गांधी से लेकर उसको मैं अभी छोड़ देता हूं, उसको मैं सारे लोग लगातार और इनके घोषणा पत्र में, उसको मैं छोड़ देता हूं। वो ठीक है, नहीं वो तुष्टीकरण की हिस्सेदारी वाला न्याय वाला इनका ये घोषणा पत्र का वो पेज लेके आया हूं। इसके अंदर पॉइंट नंबर 3 में लिखा है कांग्रेस शिक्षा में नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस को मिलने वाले 10% आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लोगों के लिए लागू करेगी। तो इसका मतलब साफ साफ है कि किस तरह से ये माइनॉरिटी को बढ़ावा देना चाहते हैं। ओके, ठीक है। आप जो कह रहे हैं माइनॉरिटी को, अल्पसंख्यक को, वो जो है बहुसंख्यक के खिलाफ है, उनके घोषणा पत्र में लिखा है। नहीं, उनके घोषणा पत्र में लिखा है, ठीक है। एक मिनट में आता हूं मनोज जी रुकिए। रुकिए, मैं आ रहा हूं। 2024 में डंके की चोट पर देश की सत्ता देने वाली है। मैं आ रहा हूं मनोज जी रुकिए। ओके मनोज जी मैं आपको मौका दूंगा, रुकिए। सही जवाब रुकिएगा, मैं जरा तारिक खान जी के पास जा रहा हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। तारिक खान जी आपको लग रहा है कि ये मुद्दा जो है, क्योंकि पिछले कुछ समय से, सही जवाब आता हूं मैं, रुकिए एक मिनट, रुकिए, सही जवाब रुकिए, मैं आऊंगा। तारिक खान, आपको लग रहा है कि ये मुद्दा बार बार उठ रहा है और बार बार, अब तो मनमोहन सिंह जी का एक और वीडियो सामने आ गया, मैं बार बार इन्होंने, मनमोहन सिंह ने ऐसा कहा था, क्या आपको लगता है ये मुद्दा जो है, जो पूरी गठबंधन